सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में NCERT की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पूरक पुस्तक भारत की खोज के तीसरे पाठ सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बिंदुओं को पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भाग 1। सिंधु घाटी सभ्यता। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से नगर और अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाएं। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर तक मिले हैं जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला ज़िले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे ही इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की और दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की एक भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति
कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे, तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यावहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिल जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई हैं। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात का विश्वास करने के कारण तो हैं कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, गोकी नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेतिहर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर ना रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हों। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और
मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सब ने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिलकर रह गए। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। आइए अगले टॉपिक वेद को पढ़ते हैं। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें ना मूर्ति पूजा है, ना देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत स्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता के ऊषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की
दो समांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती है, एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चय है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच का विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी, वह हजारों वर्ष बनी रह सकती है। तो इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता के भाग 1 को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए